हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हैं सिलेक्शन मीट। आज के सेशन में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन। देखो, जैसा कि हमारी चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयारी कराई जाती है, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो भी आपको दी जाती है, लाइक वैकेंसी कब आएगी या फिर कोई रिज़ल्ट की कोई भी अपडेट आपको दी जाती है। अब कुछ टाइम से मैंने स्टार्ट किया है कि जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में जनरल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी है, जनरल इंग्लिश होती है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके मैंने 4-5 सेशंस मॉक टेस्ट के रूप में आपको कराए हैं। तो फिर मैंने आपको एक सेशन में बताया भी था कि ये जो सारे सेशंस मैंने कंप्लीट करा दूँगी आपको 4 से 5 क्लासेस। उसके बाद इन पूरी क्लासेस में हमने जितना पढ़ा है उस सब को रिवाइज़ करने के लिए पूरी एक मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। यानी कि आज वो क्लास है जिसमें हमने अभी तक जितना पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश के जो मॉक टेस्ट किए हमने 4, उनके सभी क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जिससे आपने जो वहाँ पर पढ़ा वो अच्छे से एक बार फिर से आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, एक सेशन मैंने जनरल अवेयरनेस का भी कराया था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा अपने आप में, शायद 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड मैंने किया है। आज के सेशन में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कंप्यूटर के पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश के पढ़ेंगे। सेकंड जो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद फिर से हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से 3 से 4 क्लासेस होने पर फिर से हम मैराथन क्लास के रूप में उसका रिवीजन करेंगे। अब ये जो सेशन है किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर क्लियरली मेंशन है। सबसे पहली बात, हम अगर यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को छोड़ दें, उसके अलावा हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है। उसके अलावा आपका अक्टूबर में आपको EMRS का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जनरल सब्जेक्ट्स में, जनरल पार्ट में। DSSS में ये सारे पार्ट्स आते हैं जनरल पार्ट में। KVS, NVS, सुपर टेट, मोस्ट ऑफ द टीचिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे BPSC का एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, BPSC टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है, सभी के जनरल पार्ट में ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं पूछे जाते हैं, जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, राइट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं। तो मेरी कोशिश है इनको यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करा दूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैं सेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बीच में हम कोई बातचीत इधर उधर की नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन होगा। तो आप सेशन को शुरू करते हैं। देखो, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी देनी पड़ती है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट नया होता है क्लास में, तो नहीं पता होना चाहिए कि ये क्लास उनके किसी एग्ज़ाम में काम आएगी। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे और आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस इसके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास उसमें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, शिक्षण क्या है। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं, हमें क्या करना है, रिवीजन। शिक्षण क्या होता है, व्हाट इज़ टीचिंग। एक कौशल है, एक स्किल है, एक कला है, एक आर्ट है, एक क्रिया है, मात्र एक प्रोसेस है, या फिर एक तपस्या है। तो याद रखेंगे, जो टीचिंग होती है, शिक्षण होता है, वो एक स्किल होता है, यानी कि कौशल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। टीचिंग क्या है, एक स्किल है, यानी कि कौशल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 आपसे कहता है, शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है। शिक्षक की क्या एबिलिटीज़ हैं, है ना, और क्या उसकी योग्यता है, उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है। उसके प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, उसके शिष्य यानी कि स्टूडेंट्स, समाज के लोग, या फिर विशेषज्ञ। तो ये किसी भी शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा जो मूल्यांकन करते हैं वो उसके स्टूडेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप भी क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ते रहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, ठीक है, पढ़ना, उनको पढ़ाई लिखाई करके काबिल बनाना, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो देखो, शिक्षा का जो उद्देश्य है मेन, वो है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। 3rd का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, एजुकेशन आती है और समाज से जुड़ी सब चीज़ें आती हैं, यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जब आप पाठ्यक्रम को बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो किस किस बात का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का,
छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यता का, शिक्षण अनुसंधानों का, या फिर ए और बी दोनों। तो फोर्थ का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए इस बात का भी, और बच्चों की क्या नीड्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं और क्या एबिलिटीज़ योग्यता हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर बालक केंद्रित? तो जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन की प्लानिंग होती है, वो हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावक के प्रति, या फिर सरकार के प्रति? तो याद रखिएगा, हमेशा जो अध्यापक यानी कि टीचर होता है वो समाज और छात्रों दोनों के प्रति जवाबदेह होता है, खास करके छात्रों के प्रति। और यहाँ पर सही ऑप्शन देखेंगे तो पहला होगा समाज और छात्र दोनों के प्रति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शंस ना पढ़ के एक काम करते हैं, डायरेक्ट आंसर को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कूल का जो वातावरण होता है वो नीरस होता है, वहाँ पर मतलब कुछ भी जो है इंटरेस्टिंग नहीं होता, कुछ भी चीज़ें एक्टिवली नहीं कराई जा रही होती। इस कारण से ठीक है बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल से भाग जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, जो शिक्षित है लेकिन तब भी बेरोजगार है, उसका क्या कारण है भारत में? तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। शिक्षा दी तो जाती है पर उसका कोई उद्देश्य बच्चे को न बताया जाता है न समझाया जाता है, तो इसका कारण क्या है? उद्देश्यहीन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम कैसा माना गया है? यानी कि एक टीचर को किस तरह से नेतृत्व करना चाहिए एक कक्षा का? तो एक टीचर को जो क्लास है वो लोकतांत्रिक रखनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, प्रश्न पूछने का अधिकार होना, डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक। 9th का सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट किसी टीचर के लिए या किसी भी एजुकेटर के लिए जो बच्चों के लिए तरीका होता है समझाने का या सिखाने का, वो क्या होता है? उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति, वो कितने इंटरेस्टिंग वे में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी अभिव्यक्ति, उसका एक इम्प्रेसिव तरीका समझाने का और बताने का। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विद्यालय में खेलों का आयोजन जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो देखो, खेलों का आयोजन किया जाता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। खेल जो होते हैं ना बच्चे के विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो बच्चे के जो खेल हैं वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है क्या? ठीक, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो होती है जो शिक्षकों के निर्देश को, ठीक है, जो अन्य विशेषताओं के साथ साथ और विशेषता भी तो है लेकिन शिक्षकों के जो निर्देश हैं उनको भी शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का क्या कारण है? जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी कंडीशन खराब होने का क्या कारण है इस समय पर? ठीक, तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक और छात्रों का विषम अनुपात। ठीक, इस कारण से प्राइमरी शिक्षा प्रभावित हो रही है वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं क्या? केवल दंड देने वाला हो, विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो या उत्तम व्यक्ति हो। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ एक है कि दंड देने वाला हो, तो ये शिक्षक के लिए ज़रूरी नहीं है। विषय को इंटरेस्टिंग बनाए, क्रिएटिव हो, उत्तम वक्ता हो, अच्छे से बोले, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, दंड देना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। एक अध्यापक के रूप में आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार को, उच्च विचार को या आस्था को? तो एज अ टीचर आप जो है प्रायोरिटी देंगे किस चीज़ को? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को। 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार से बच्चे को समझाएंगे और उसको प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करेगा तो आप क्या करोगे कि मैम और सर आपने ये चीज़ जो है गलत बता दी है। तो अगर कोई स्टूडेंट आपको ऐसा बोलता है तो आप क्या करोगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आप क्या करोगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के, शिक्षित व्यक्तियों के, गैर सरकारी समितियों के या फिर सभी के हाथ में? तो जो प्रौढ़ शिक्षा है ना, वो जो है वो हाथ में होनी चाहिए गैर सरकारी समितियों के। याद रखिएगा सी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? अगर आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, किसको? टीचर को, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका है वो क्या होती है? शिक्षक की योग्यता, विचार, व्यक्तित्व या फिर उसकी कक्षा जो प्रबंधन की क्षमता है, क्लास मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो। तो ऑफ कोर्स जो उसकी क्लास मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो अनुशासन बनाए रखने में उसकी हेल्प करती है। 18 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? ये किसके शब्द थे? क्वेश्चन नंबर 19। शिशु का मस्तिष्क प्लेन स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है, ये बोला था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल्स जर्मनी में खोले गए थे। कहाँ पर? जर्मनी में। तो ये 20 सवाल कंप्लीट होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब बढ़ते हैं फटाफट से कंप्यूटर के कुछ सवालों की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस? माउस को यूज़ करके इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है? नॉट क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। टर्न ऑन, होवर, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस की हेल्प से आप क्या नहीं कर सकते हो? आप कंप्यूटर को टर्न ऑन नहीं कर सकते। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, टर्न ऑन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around? आप जो देखो माउस में आपने 3 कीज़ देखी होंगी। बीच में तो एक रोलर होता है और साइड में 2 कीज़ होती हैं। उनको एक को राइट की बोलते हैं और एक को लेफ़्ट की। तो जो माउस की लेफ़्ट की होती है, आप उसको प्रेस करके रखें और माउस को मूव करें तो क्या इनमें से जो है होगा? हाईलाइटिंग होगा, ड्रैगिंग होगा, सेलेक्टिंग होगा या मूविंग होगा? तो सेकंड का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रैगिंग। अगर आपने किसी ने कंप्यूटर यूज़ किया है, मोस्ट ऑफ लोग आजकल करते हैं, तो आपको पता होगा ड्रैगिंग क्या होती है। जब आप प्रेस करके रखते हैं लेफ्ट बटन और माउस को मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग, ड्रैग करना। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल? फाइल एक्सटेंशन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसी भी पूछ सकते हैं। पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? डॉक्यूमेंट की क्या होती है? इमेज की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होती है? नोटपैड की यहाँ पर आपसे पूछी गई है। थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब होगा, .txt। TEXT मत कर देना, .txt नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर आपको 2 फाइल एक्सटेंशन और गिवन है। .jpg ये जो फाइल एक्सटेंशन होती है ये इमेज की होती है। .doc जो होती है ये डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट अ फाइल? अगर आपको कंप्यूटर में किसी फाइल को पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी है। तो पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है दैट इज़ Ctrl+V, है ना। Ctrl+V से आप क्या करते हो? कोई भी चीज़, कोई भी फाइल बेसिकली पेस्ट करते हो। Ctrl+C से कॉपी करते हो। Ctrl+P से प्रिंट करते हो। Ctrl+X से कट करते हो कोई भी फाइल। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट जो है शॉर्टकट है। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+P से प्रिंट, Ctrl+V से पेस्ट और Ctrl+X से कट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What keys do you use to copy something? तो हमने अभी पढ़ा है Ctrl+C को हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। ठीक है, Ctrl+C टू कॉपी अ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
6 आपसे कहता है व्हाट हैपन्स इफ़ यू लीव अ डिवाइस प्लग्ड इन इवन आफ्टर इट इज़ चार्ज 100%। अगर कोई डिवाइस 100% चार्ज हो गई है तब भी आपने उसे प्लग्ड इन किया हुआ है, चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगी, फंक्शन नहीं करेगी, ओवर हीट हो जाएगी, या फिर डेटा कैन गेट करप्ट, जो आपका डेटा है डिवाइस में वो करप्ट हो जाएगा। तो देखो, जब भी कोई आपकी डिवाइस 100% चार्ज हो चुकी है तब भी आपने चार्जिंग पे लगाया हुआ है तो वो ओवरहीट हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। आपने देखा होगा कि आप एंटीवायरस का यूज़ करते हो, खास करके लैपटॉप वगैरह में। वो क्यों करते हो, क्या किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है आपको एंटीवायरस। तो जो एंटीवायरस होता है वो आपके डेटा को करप्ट होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल। है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है एक डिवाइस को कूल रखने के लिए। देखो, ये क्वेश्चन हम पहले पर्टिकुलर सेशंस में कर चुके हैं, अलग अलग मॉक टेस्ट के रूप में, इसलिए अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन है, रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। क्लियर है। डिवाइस को कूल रखने के लिए इनमें से क्या यूज़ हम नहीं करेंगे। तो देखो, कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज़। ठीक है, जब यूज़ करोगे तो डिवाइस को अनप्लग्ड रखोगे, ये सही बात है। डोंट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाँ, डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट, मेक श्योर कंप्यूटर CPU फैन इज वर्किंग, अवॉइड लीविंग द डिवाइस इन द सन। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा नहीं है। ब्राउज़र इस पे आप चीज़ों को ब्राउज़ करते हो, लाइक देखो, गूगल क्रोम आप सभी यूज़ करते होंगे, यहाँ पर आप ब्राउज़ चीज़ों को करते हो, सर्च करते हो। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम, दीज आर दी वेब ब्राउज़र्स, बट फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड यू डू टू एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल सभी करते हैं, लेकिन उसको सिक्योर रखने के लिए आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर को लॉक करोगे, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स, यूज़ एंटीवायरस, डोंट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो सबसे बेस्ट तरीका है एक सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का कि जो आपकी डिटेल्स हैं, है ना, जो आपकी डिटेल्स हैं वो आप केवल सेफ वेबसाइट्स को ही दो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशन। इनमें से छोटे बच्चों को इनएप्रोप्रिएट एक्शन में या रिलेशंस में कौन इन्वॉल्व करता है, ट्रैप करता है। ऑनलाइन प्रेडेटर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या एंटीवायरस। तो ये कौन करता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑनलाइन प्रेडेटर्स। 11 का ये ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। आपने कई वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया साइट्स पर पासवर्ड आप क्रिएट करते हो, आपको बोला जाता है क्या, एक जो है कहीं कहीं देखो सिंपल होता है कि कोई भी लेटर होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कई बार आपको जो फर्स्ट लेटर वो आपको कैसा रखना होता है, कैपिटल भी रखना होता है। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक सिक्योर पासवर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। विच की इज़ यूज्ड टू डिलीट अ स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कोई भी स्लाइड को डिलीट करना है अगर, तो आप डिलीट की यूज़ करिए, आपकी स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइंड डायलॉग बॉक्स। अगर आपको डायलॉग बॉक्स फाइंड करना है तो शॉर्टकट की क्या है, तो वो है Ctrl+H। ठीक है, याद रखना, टू फाइंड अ डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+H। 14 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अलाइनमेंट प्रेजेंट आर पॉसिबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट का मतलब लेफ्ट कॉर्नर में आपको अपना रखना है पूरा डेटा, या राइट में रखना है, या मिड में रखना है। तो इसमें इस तरह के 4 होते हैं MS वर्ड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ पर कंप्यूटर भी हमारा फिनिश हो जाता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है, कंप्यूटर हो चुका है। अब जल्दी से बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चंस पर। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे। पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। पहला सवाल है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो थोड़ा जानता हो उसको बोला जाता है अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। जो थोड़ा जानता हो उसे क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित, ये कहावत है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित। तो सेकंड का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नाम के बड़े और दर्शन के छोटे। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। थर्ड आपसे कहता है, व्याकरण भाषा के क्या बताता है? व्याकरण जो होता है भाषा के बारे में क्या बताता है? उसका नियम, काम, या फिर दोनों चीज़ें, या कोई भी नहीं। थर्ड का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, रूल्स बताता है। जो व्याकरण है वो नियम बताता है किसी भी भाषा के, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसके नियम बताता है व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है? जो शब्द विदेशों से यानी दूसरे देशों से लेकर बोले जाते हैं वो विदेशज होते हैं। जो हमारे देसी लैंग्वेज के शब्द हैं ना, हमारे ही देश में बनाए गए हैं, वो देशज हैं। संस्कृत में काफ़ी हद तक बोले जाने शब्द वाले शब्द तत्सम हैं, और उनको जो हिंदी रूपांतरण किया गया है वो तद्भव होता है। तो पुष्प जो है वो एक तत्सम शब्द है। फोर्थ का जो है वो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पुष्प कैसा शब्द है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 5, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, या फिर दंत। फिफ्थ का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। जब आप बोल कर ही नहीं देखोगे, बोल के देखो एक बार, प फ ब भ म, होठों का यूज हो रहा है, ओष्ठ, तो ये ओष्ठ से बोले जाने वाले जो है यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान है, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रकार नहीं पूछा है आपसे, ये पूछा है कितने होते हैं। ठीक है, ये बता दो बस कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो कितने होते हैं। 6th का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल और व। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें संज्ञा से बना हुआ जो विशेषण है वो क्या है? 7th का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। कुलीन जो है संज्ञा से बना विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर से आपसे वही पूछा गया है उसी तरह का सवाल कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर है गुणी, क्योंकि किसका बता रहा है? गुण। गुण क्या होता है? एक विशेषण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात बोली गई है? तो 9th का सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा ए, आर्टिकल 343 में ये बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। याद रखेंगे आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, या कोई नहीं? तो यहाँ पर 10th का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं और किसी में से कोई भी नहीं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि भारत की राजभाषा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है ज और ट का। राजभाषा क्या है भारत की? हिंदी। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के होते हैं 2 रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मगही जो मगही है वो किस भाषा की उपबोली है? तो याद रखिएगा जो मगही है वो उपबोली है और कौन सी भाषा की? बिहारी भाषा की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आपका होगा लाल फूल, क्योंकि फूल का बता रहा है गुण। 13 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली रचना है तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? चयन शब्द में संधि विच्छेद बताना है। तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चे प्लस अन हो जाएगा आपका चयन, चे प्लस अन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य के लिए भेजे जाते हैं, लिखे जाते हैं, वे पत्र व्यावसायिक या व्यवहारिक पत्र कहलाते हैं। व्यापार के लिए भेजा गया है इसलिए व्यापारिक पत्र कहलाएगा। 16 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। हमारी लिपि क्या है? देवनागरी। और देवनागरी का खुद से विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद यानी कि 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है? तो इत प्रत्यय से जो बना शब्द है यहाँ पर कौन सा है? हर्षित, क्योंकि बाद में आ रहा है छोटी की मात्रा और त, ठीक है, तो ये हो जाता है इत। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 19 का। और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, है पूछा या नहीं है पूछा है? तो नहीं है। तो भाववाच्य को पहचानने का बहुत साधारण तरीका है, जिस वाक्य में आपको नहीं मिलेगा ना, जहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो भाववाच्य को बताएगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, आराम से टहला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। इनमें से कौन सा नहीं है? आम खाया जाता है, ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक। तो 20 का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। क्लियर है इतनी चीज़? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश की ओर। मुझे उम्मीद है आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप कुछ सीख भी रहे होंगे। देखो, वैसे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक सेशन में ही करते हैं, लेकिन अब ये पूरा एक रिवीजन सेशन है मैराथन के रूप में। तो यहाँ पे जितने 4 सेशन मैंने लिए हैं उनको इकट्ठा मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रही हूँ। अगर आपको आराम से पढ़ने हैं, थोड़ा और रिलैक्स होकर, तो जो अलग अलग इंडिविजुअल सेशंस आते हैं वो आप पहले भी देख सकते हो और आगे भी आएंगे, उनको आप फॉलो कर लेना। तो चलो अब इंग्लिश के अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा गाइज, एक बात मुझे छोटी सी आपसे पूछनी है, आप जिस पर्टिकुलर टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके उसका नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना आप कौन से पर्टिकुलर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश का आपके सामने है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। थॉमस डिड नॉट डैश द वेजिटेबल्स बिकॉज ही वॉज बिजी। थॉमस वेजिटेबल्स नहीं ला पाया क्योंकि वो बिजी था। तो यहाँ पर डिड नॉट के साथ बताओ क्या यूज़ होगा, पहले का सही जवाब क्या होगा? तो पहले का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ब्रिंग आएगा। थॉमस डिड नॉट ब्रिंग दी वेजिटेबल्स बिकॉज ही वॉज बिजी। आपको क्या पता है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। ही प्रेफर्स डैश एट द बैक ऑफ द मूवी थिएटर। मूवी थिएटर में बैक में वो क्या जो है प्रेफर करता है? ही प्रेफर्स सिट एट द बैक, सिटिंग एट द बैक, सिट्स एट द बैक, टू बी सिट एट द बैक। क्या आएगा यहाँ पर? तो 2 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ही प्रेफर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द मूवी थिएटर। मूवी थिएटर वो पीछे बैठना पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिटिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर 4 में से 3 जो है वर्ड उनकी सही स्पेलिंग लिखी है और एक की नहीं लिखी है, तो वो एक कौन सा है? तो एक है आपके पास फॉरनर, एक है कंज्योर, एक है समन, एक है इंट्रीग। तो जो फॉरनर है ऑफ कोर्स आपको देख के कुछ गड़बड़ लग रहा होगा ना उसमें, तो हाँ वो स्पेलिंग गलत है। फॉरनर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है FOR, एक सेकेंड, ठीक है। फॉरनर की जो सही स्पेलिंग है दैट इज़ फॉरनर, ये होती है फॉरनर की सही स्पेलिंग, ठीक है। FOREIGNER, फॉरनर, ठीक। तो मिसस्पेल्ड वर्ड जो है फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पैसिव वॉइस आपको बनानी है, एक्टिव वॉइस आपको गिवन है। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन एक तो पूछा ही जाता है। जहाँ पर मान लो 10 नंबर की इंग्लिश है तो एक एक्टिव और एक पैसिव भी आपसे
एक एक्टिव पैसिव और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करता है। क्वेश्चन क्या है, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, तो इसकी जो पैसिव वॉइस होगी दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली। फोर्थ का जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली और पैसिव फॉर्म क्या है, द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ, अब आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। ही सेड टू मनोज, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे 2 days अगो। उसने मनोज से कहा कि मैंने अपना बर्थडे 2 दिन पहले सेलिब्रेट किया। अब सेड टू आप जानते हैं कि हमेशा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, तो वो तो सभी इसमें टोल्ड में चेंज हो चुका है। सेड टू सही ऑप्शन 5 का जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी। He told Manoj that he had celebrated his birthday 2 days before, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए, इसकी सही इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, शी आर हैविंग 2 brothers and 3 sisters। बताओ, तो यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिप्लेस। आर हैविंग क्या यहाँ पर ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट, या फिर इज हैविंग आएगा या हैज़ आएगा या हैव आएगा, क्या आएगा, शी हैज़ या शी हैव या फिर शी इज़ हैविंग 2 brothers and 2 sisters। तो 6th का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शी हैज़ 2 brothers and 3 sisters, सिंपल है। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामेटिकल जो एरर है वो यहाँ पर आपको देखना है कि एरर किस पार्ट में है, बताना है। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, है ना, जब मैन ने जो है फ्लूट यानी बांसुरी को प्ले किया, लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, है ना, माउस कहाँ पे चले गए, आउट ऑफ द टाउन। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है ऑल द माउस, यानी कि एक से ज़्यादा चूहे की बात हो रही है। अब जब एक से ज़्यादा चूहे की बात होती है तो वहाँ पर आता है माइस, ठीक है, तो ये माउस वाला पार्ट गलत हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वी आर कोपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है उसको रिप्लेस करना है, अगर वो गलत है तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा सी ऑप्शन, वी आर कोपिंग द प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका वी आर कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट आवर एबिलिटी। कोप के साथ हमेशा विद आता है, जो एक कोप है, कोप का मतलब होता है डील करना, है ना, कोप के साथ हमेशा विद यूज़ किया जाता है, याद रखना। तो वी आर कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस है, इसके लिए वन वर्ड, एक शब्द लिखना है, वो हिंदी में आता है ना वाक्य के लिए एक शब्द, उसी तरह से। अ पार्टनर इन क्राइम, जो आपका पार्टनर होता है क्राइम में उसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, पार्टनर इन क्राइम आपका साथी जो हमेशा आपका साथ देता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लाइज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अकम्प्लाइज, दैट मीन्स पार्टनर इन क्राइम। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिर से बनानी है पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, दे आर मेकिंग एलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी, तो इसकी जो पैसिव वॉइस है वो क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस हो जाएगी, एलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी, ठीक है, एलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी। तो यहाँ पर आपके जो इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं, तो सेशन भी अब यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ज़रूर बताइएगा इस तरह के सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। पहले हमने क्या किया, अलग अलग डिस्कस किया, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सेशन मॉक टेस्ट के रूप में, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट किया, हिंदी का किया और इंग्लिश का किया, और फिर उसका कंबाइंड रिवीजन सेशन हम आज लेकर आए हैं। इसका थोड़ा आप फीडबैक देना कि क्या इस तरह का सेशन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और प्लीज़ मेंशन करना कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे इसी तरह की वीडियोज़ आपको देखनी है तो, ठीक है। बाकी अब आपके अगर जो स्टडी ग्रुप्स में अगर किसी में आप हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुँचें, फिर ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हमारा एफर्ट और अच्छा होगा और लंबा चलेगा, है ना, जैसे कि आप सभी जानते हो।
ठीक है। गिव एंड टेक का थोड़ा सा, बस मैं यहाँ से आपको गिव करती रहूँगी। टेक का सिर्फ इतना है कि आप पढ़ते रहो, आप वीडियोस को देखो, दैट्स इट। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर वीडियोस को देख लीजिए, लेकिन जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन मेन चीज़ है पढ़ना, चाहे बुक से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन रेगुलर होकर पढ़िए, रोज़ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। जो लोग किसी भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन वेट करने से नहीं आएगा, जब आना होगा आ जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी तब नहीं हो पाएगी, वो आपको अभी शुरू करनी पड़ेगी। तो तैयारी आप अभी से करिए। कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना चैनल को। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके बाद एक और एनर्जेटिक और बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।